नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सीएमसी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो वीडियो हमारा जो है वो हमारा किस पर बेस्ड है, तमाम आगे के खेलों पर, जिसमें हम सबसे पहले बात करने वाले हैं लॉन टेनिस की। तो बने रहिए वीडियो पर, एंड तक आपको वीडियो को देखना है। और भाई देखना है, ये कई बार इस तरह के जो खेल होते हैं, यानी हम ये सोचते हैं कि ओलंपिक से और आपका एशियाड से, कॉमनवेल्थ से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, लेकिन कई बार क्वेश्चन इन गेम्स में भी आ जाते हैं। जो इंडोर गेम्स होते हैं, है ना, जो छोटे छोटे आउटडोर गेम्स होते हैं, जिनको अंतर्राष्ट्रीय जो है ख्याति प्राप्त है, उनसे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं। तो आइए बात करते हैं अपन लोग किसकी, लॉन टेनिस की। तो अगर अपन लॉन टेनिस की बात करते हैं तो सबसे पहले तो यहां पर देखिए, मेरे पीछे आपको एक कोर्ट आपको दिखाई दे रहा है जहां पर लॉन टेनिस जो है खेला जाता है। बीच में आपको एक नेट जाली आपको दिखाई देगी और बैडमिंटन के जैसा आपको एक कोर्ट दिखाई देगा, ठीक है। और दोनों साइड जो है प्लेयर होते हैं। जरूरी नहीं कि एक सिंगल प्लेयर रहे बैडमिंटन की तरह, यहाँ पर डबल प्लेयर या फिर मिश्रित युगल भी यहाँ पर हो सकते हैं, याद रखिए। चलो आइए देखते हैं, यानी कि हमको जो मैक्सिमम जो झलक है वो बैडमिंटन के जैसी दिखाई दे रही है। अंतर क्या यहां पर हमको समझ में आ रहा है, तो आप याद रखिएगा, अंतर यह है कि रैकेट तो होता है, दोनों रैकेट में थोड़ा सा फर्क होता है, लेकिन वहां पर होती थी शटल कॉक, लेकिन यहां पर होती है एक बॉल, ठीक है। तो बॉल को आप रैकेट से जो है मारते हैं लॉन टेनिस की अगर मैं बात करूं तो, ठीक है। देखिए मैं आपको ये बात भी आपको मैं क्लियर कर दूं कि विगत जो जितने भी एग्जाम्स हैं, जैसे खास तौर से मध्य प्रदेश पीसीएस का जो एग्जाम है, उसमें आप जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें लॉन टेनिस से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। याद रखिएगा कि लॉन टेनिस का इसमें मुख्यालय कहां पर है, टेनिस स्ट्रीट का मुख्यालय कहां पर है, इस तरह के क्वेश्चन भी आपको पूछे गए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है चैप्टर है, इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं अपन लोग लॉन टेनिस के बारे में बात करें तो देखिए लॉन टेनिस की अगर बात करूं तो सबसे पहली बात, लॉन टेनिस में जो है आपका शासी निकाय, यानी कि अगर हम गवर्नेंस बॉडी की अगर बात करें तो शासी निकाय गवर्नेंस बॉडी कौन सी है, अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ ITF। तो यहां पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि ITF यानी कि इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन का मुख्यालय कहां पर है, तो तब आपको आंसर देना है कि इसका मुख्यालय कहां पर है भाई, लंदन में इसका मुख्यालय है। याद रखिए कहां पर है भाई, लंदन में इसका मुख्यालय है। और इसका गठन किया गया था 1913 में, याद रखिए 1913 में इसका गठन किया गया था अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन का, है ना। 1913 में इसको स्टैब्लिश किया गया है और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है बच्चों, लंदन में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया है। याद रखिए जिसके वर्तमान में प्रेजेंट में जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, तो आप याद रखना डेविड हैगर्टी। याद रखिए डेविड हैगर्टी इसके वर्तमान में क्या है, अध्यक्ष हैं। और अगर मैं भागीदार पार्टनर्स की मैं बात करूं तो भागीदार पार्टनर्स हैं इसके ATP और WTA, याद रखिएगा, ठीक है। अब मैं सबसे पहले उत्पत्ति के बारे में बात करता हूं कि आखिरकार लॉन टेनिस की उत्पत्ति किसने की, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई। तो याद रखना 19वीं सदी के अंत में बर्मिंघम इंग्लैंड में, याद रखना इसकी उत्पत्ति कहां पर हुई है, बर्मिंघम इंग्लैंड में 19वीं सदी में इसकी उत्पत्ति हुई है। इसके आरंभकर्ता कौन है, मेजर वॉल्टर क्लॉप्टन इसके जो है, इसके प्रणेता हैं, इसके जो है आरंभकर्ता है, याद रखिएगा। अब यहां पर देखो मैंने आपको बताया था कि ITF यानी कि इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के दो भागीदार हैं, दो पार्टनर्स हैं, जिनका नाम है ATP और WTA। तो आइए मैं आपको बात करता हूं ये ATP क्या होता है और ये WTA क्या होता है। तो यहां पर देखिए ATP की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स, है ना। ये पुरुष टेनिस का एक गवर्नेंस बॉडी है, जहां कहीं भी पुरुष टेनिस की जो प्रतियोगिता होती है तो ये तय करने के लिए
कि कहां पर यह प्रतियोगिता होनी है ना, और किस तरह का ग्राउंड होगा, है ना, ये सारी, और ये जो है आपका जो इसका अंतरराष्ट्रीय मैच खेला जाना है वो कहां पर खेला जाना है, हर एक चीज डिसाइड करने का, किस प्लेयर को शामिल करना है, किस प्लेयर को शामिल नहीं करना है, हर एक चीज का डिसाइड करने का काम जो है पुरुष टेनिस जो है का शासी निकाय है, तो एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स का होता है, याद रखिएगा। इसका गठन किया गया था 1972 में, इसका भी मुख्यालय लंदन में ही है दोस्तों, याद रखिएगा। अध्यक्ष हैं इसके एंड्रिया गोंडेंजी, याद रखिए, एंड्रिया इसके अध्यक्ष हैं, याद रखिए। इसके बाद अगर मैं बात करूं WTA, तो WTA मतलब होता है महिला टेनिस संघ, वुमेन टेनिस फेडरेशन, याद रखिए, वुमेन टेनिस फेडरेशन, है ना, वुमेन टेनिस एसोसिएशन, ठीक है। तो यहां पर अगर बात करें महिला टेनिस का शासी निकाय है, याद रखिए, वर्ष 1973 में इसका गठन किया गया था। इसका मुख्यालय सेंट पीटर्सबर्ग में है, यह फ्लोरिडा USA में है, याद रखना। इसके अध्यक्ष हैं स्टीव साइमन। एक बार फिर से अपन लोग इन सारी चीजों को रिपीट करते हैं, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासतौर से पहले वाले ब्लॉक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये वाला इंपॉर्टेंट है आपका, याद रखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अब चलिए देखो, हम बात करते हैं लॉन टेनिस की। इसकी गवर्नेंस बॉडी है अंतरराष्ट्रीय टेनिस फेडरेशन, है ना, इसका मुख्यालय लंदन में है। इसकी स्थापना 1913 में हुई। अध्यक्ष वर्तमान में इसके डेविड हैगर्टी। कौन है बच्चों? डेविड हैगर्टी, याद रखिएगा। भागीदार पार्टनर्स कौन है? भागीदार पार्टनर्स ATP और WTA है। ATP का मतलब होता है कि एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स, याद रखिए, ये पुरुष टेनिस का एक शासी निकाय है, यानी कि जो मेन टेनिस प्रतियोगिता होती है उसको तय करना, उसका मैच तय करना और कौन से प्लेयर शामिल होंगे, पूरा का पूरा मैनेजमेंट देखना, यह काम जो है इसका होता है। और इसका गठन 1972 में हुआ था। इसका मुख्यालय जो है वो लंदन में इसका मुख्यालय है, आपको याद रखना। इसके अध्यक्ष एंड्रिया गोंडेंजी, याद रखिए। अगर मैं बात करूं WTA की बात करूं, है ना, तो WTA है जो है महिला टेनिस संघ, वुमेन टेनिस एसोसिएशन, और महिला टेनिस का जो गवर्नेंस बॉडी है ये 1973 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। उसका हेडक्वार्टर है सेंट पीटर्सबर्ग, फ्लोरिडा के सेंट पीटर्सबर्ग में, जो कि USA में है, और इसके अध्यक्ष हैं स्टीव साइमन, याद रखिएगा। इसकी उत्पत्ति लॉन टेनिस खेल की वो 19वीं सदी में बर्मिंघम इंग्लैंड में आरंभ हुई थी। चलिए आइए बात करते हैं आगे टेनिस कोर्ट की। तो यहां पर ध्यान दीजिए, मैं आपको जूम करके जरा टेनिस कोर्ट को एक बार मैं दिखाता हूं, है ना। और सबसे पहले तो आप यहां पर देखिए, मैं जूम इस तरीके से यहां पर, ठीक है, अब इससे ज्यादा मैं जूम नहीं करूंगा। यहां पर आप देखिएगा, ये अपने पास में पूरा क्या दिखाई दे रहा है? कोर्ट दिखाई दे रहा है ना, टेनिस का कोर्ट दिखाई दे रहा है। ये जो है आपकी पूरी नेट है, नेट बीच में, और यहां पर प्लेयर्स खड़े रहते हैं। यहां पर अगर आप मिश्रित युगल में खेल रहे हैं तो यहां एक प्लेयर खड़ा रहेगा, यहां एक युगल 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 खड़ा, यानी एक पार्टनर यहां, एक पार्टनर यहां, एक पार्टनर से यहां, एक पार्टनर से यहां। अगर आप सिंगल सिंगल खेल रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, सिंगल यहां पर, सिंगल यहां पर रहेगा, बीच में नेट रहेगी। इसे कहा जाता है सर्विस लाइन, इसे कहा जाता है सर्विस लाइन, याद रखिएगा। ये आपका सर्विस लाइन है, यहां से ही पर खड़े होकर आपको सर्विस देना है। ऐसा नहीं कि आप यहां नजदीक आके सर्विस दे रहे हैं, आप जहां से सर्विस दे रहे हैं नेट से आपकी सर्विस देने की दूरी 6.40 मीटर की होनी चाहिए। अब आप बोलोगे सर सर्विस देना किसे कहते हैं? अरे आपने ये बॉल पकड़ी, आपने बॉल पकड़ी, आपके हाथ में रैकेट है, तो जब पहली बार आप सामने वाले को, नेट के उस पार वाले प्लेयर को जब इस तरह से बॉल पहली बार भेजते हैं, उसको क्या कहा जाता है? सर्विस देना। अब सर्विस आप चाहे तो ऐसे दे सकते हैं, चाहे तो आप यूं करके ऐसे दे सकते हैं सर्विस। तो सर्विस कैसे भी आप दी जा सकती है, तो याद रखना। लेकिन सर्विस जिस जगह से देंगे नेट से उसकी दूरी 6.40 मीटर की होनी चाहिए, इसीलिए इसे सर्विस लाइन कहा जाता है, याद रखना। यह भी एक सर्विस लाइन है। तो आप इसके बाद यहां पर खड़े रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसके बाद पूरा ग्राउंड पड़ा है, आप कहीं भी खेलिए, जहां भी बॉल आई वहां पर अपने आप को बचाना है गिरने से बॉल को, ठीक है। चौड़ाई की अगर मैं बात करूं तो 27 जो है इसकी हम देखते हैं कोर्ट की जो लंबाई है, लंबाई वो 23.77 मीटर है। 23.77 मीटर अगर टोटल अगर मैं बात करूं तो 23 मीटर की है ना, 23.7 मीटर की इसकी टोटल लंबाई है। चौड़ाई की अगर मैं बात करूं तो 8.23 मीटर इसकी टोटल चौड़ाई है, यानी 23.7 बाय
8.23। याद रखिएगा, डबल के लिए लंबाई थोड़ी सी बढ़ जाती है ना। कोट के प्रकार, कोट कितने प्रकार का होता है तो आप याद रखिएगा, कोट जो है एक तो आपका कोट के प्रकार, एक तो हार्ड कठोर होता है ना, दूसरा जो है मिट्टी का बना होता है, तीसरा ग्रास का बना होता है। इस पर अभी हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं बच्चों, याद रखिएगा, है ना। हार्ड और क्ले और ग्रास, है ना। नेट की ऊंचाई जो होती है वो 1.7 मीटर की ऊंचाई होती है और केंद्र में ऊंचाई जो है इसकी 0.914 मीटर होती है। खेल की सामग्री, देखिए इस खेल को किनके द्वारा खेला जाता है तो मैंने आपको बताया था, एक होता है रैकेट और एक होती है बॉल। यहां पर आपको याद रखना है कि रैकेट तो बैडमिंटन में भी होता है, लेकिन इस रैकेट में जमीन आसमान का अंतर होता है, याद रखिएगा। अगर मैं रैकेट की बात करूं तो रैकेट की लंबाई होती है अधिकतम 29 इंच, 29 इंच की लंबाई होती है, 77.7 सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर में देखोगे तो 73.7 सेंटीमीटर। अगर इंच में मैं बात करूं तो 29 इंच की लंबाई होती है। चौड़ाई की अगर मैं बात करूं तो अधिकतम चौड़ाई होती है 12.5 इंच। कितनी होती है बच्चों? 12.5 इंच, और सेंटीमीटर में 31.7 सेंटीमीटर। अगर मैं हिटिंग सरफेस की बात करूं तो अधिकतम हिटिंग सरफेस होता है 15.5 इंच, 39.4 सेंटीमीटर। अब मैं आपसे बात करता हूं लॉन टेनिस की बॉल की बात करता हूं, तो आइए बात करते हैं अपन लोग किसकी, लॉन टेनिस के बॉल की बात करते हैं। तो यहां पर आप देख लीजिए भाई, बॉल की अगर अपन बात करें तो टेनिस बॉल का जो डायमीटर होता है, जो व्यास होता है, वो 6.54 से 6.86 सेंटीमीटर का व्यास होता है। 6.54 से 6.86 सेंटीमीटर का व्यास मिलेगा। अगर मैं मास की बात करूं, बॉल के द्रव्यमान की बात करूं तो 56 से 59.4 ग्राम का व्यास होता है। 56 से 59.4 ग्राम का, है ना। और रंग कैसा होता है भाई? पीला या फिर सफेद, या तो पीला रंग की बॉल होगी या तो फिर सफेद रंग की बॉल होगी। तो ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं, देखते हैं भाई आगे क्या है। अब मैं टेनिस की बात करूं कि टेनिस इंडिया, अभी बहुत सारी चीज बच्चों टेनिस में बची हुई है। टेनिस में अभी बहुत सारी बारीकियां आपको जाननी है, मैं अभी आपको पूरी क्लियर कर दूंगा। लेकिन अपन सबसे पहले इंडिया और टेनिस खेल को लेकर भारत का क्या रुझान है उसको भी जानने की अपन कोशिश करते हैं। तो आप यहां पर याद रखिएगा, टेनिस की अगर मैं बात करूं तो इसकी उत्पत्ति, भारत को लेकर अगर मैं बात करूं तो इसकी उत्पत्ति जो है, भारत में इसकी उत्पत्ति वो 1880 के दशक में औपनिवेशिक शासन के दौरान हुई थी। औपनिवेशिक शासन का मतलब क्या होता है? औपनिवेशिक शासन का मतलब होता है वह समय जब अंग्रेजों का हमारे ऊपर अधिपत्य था, जब अंग्रेज ही हमारे देश से व्यापार करते थे और दूसरे देशों पर भेजते थे। हम अंग्रेजों पर आश्रित थे एक तरह से देखा जाए तो, है ना। तो उसे कहा जाता है 1880 के दशक में औपनिवेशिक शासन के दौरान अंग्रेजों के द्वारा जो है इसकी उत्पत्ति भारत में भी की गई थी। इसकी गवर्नेंस बॉडी की अगर मैं बात करूं तो अखिल भारतीय टेनिस संघ, है ना, ऑल इंडिया टेनिस फेडरेशन जो है इसका गवर्नेंस बॉडी है। और इसकी ऑल इंडिया टेनिस फेडरेशन का जो गठन किया गया 1920 में किया गया, और इसका मुख्यालय आपको मिलेगा नई दिल्ली में। तो याद रखिएगा, भारत की राजधानी नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और वर्तमान में जो अध्यक्ष है इसके, वो है अनिल जैन जी। कौन है वर्तमान में अध्यक्ष? वर्तमान में अध्यक्ष अनिल जैन जी। तो याद रखिएगा ये बातें सब। चलो अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट शब्दावलियां के टेबल के, आपका लॉन टेनिस को लेकर इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज यानी कि शब्दावलियां क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ग्रैंड स्लैम की। देखिए ग्रैंड स्लैम क्या होता है, आप याद रखना, ग्रैंड स्लैम होती है प्रतियोगिता, है ना। ग्रैंड स्लैम क्या होती है? ग्रैंड स्लैम होती है प्रतियोगिता, है ना। तो अगर प्रतियोगिता ग्रैंड स्लैम बात करें तो कौन कौन सी 3 तरह की होती है, तीनों में अलग अलग ग्राउंड होते हैं। एक में हार्ड होता है, जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, है ना, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, विंबलडन ओपन हो गया, है ना। तो ये इस तरह के ग्रैंड स्लैम होते हैं, तो इनकी प्रतियोगिता को ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। और इसमें ग्राउंड भी अलग अलग होते हैं, किसी में ग्रास वाला ग्राउंड हो गया, किसी में क्ले यानी मिट्टी वाला ग्राउंड हो गया, किसी में हार्डकोर वाला ग्राउंड हो गया। ड्यूस होता है एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, एक होता है ब्रेक पॉइंट होता है, एक स्मैश होता है, एक सर्विस होता है, एक ब्रेक होता है, एक ग्रास कोर्ट होता है, ड्रॉप शॉट होता है, नेट प्ले होता है, बेस लाइन होता है, बैक हैंड होता है, डेट नेट कार्ड होता है, बैगल होता है, डबल फॉल्ट होता है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना है। अगर मैं बात करूं सिटीजन कप की, यहां पर कप की अगर बात करूं, कौन कौन से कप यहां पर यूज किए जाते हैं, तो आप याद रखना कौन कौन से कप मिलते हैं इस प्रतियोगिता में, लॉन टेनिस की प्रतियोगिता में। तो सिटीजन कप, आपसे बोला जाए सिटीजन कप का संबंध किस खेल से है, तो आप बताओगे लॉन टेनिस से। सेम टू सेम एजबेस्टन कप की अगर बात करें, विंबलडन ट्रॉफी की अगर बात करें, ग्रैंड प्रिक्स की अगर अपन बात करें, व्हाइटमैन कप की बात करें,
थॉन्ट कप की बात करें, राजेंद्र प्रसाद कप की बात करें, डेविस कप की बात करें, ट्रेवनकोर कप की बात करें, रामानुजम ट्रॉफी की बात करें, मर्सिडीज कप की बात करें, हेमलेट कप की बात करें और हाफमैन कप की बात करें, तो यहां पर ये सारे के सारे जो है इनका संबंध किससे है? लॉन टेनिस से इसका संबंध है। खास तौर से कुछ चीज आपको याद रखना है, जैसे आपसे बोला जाएगा इनमें से त्रावणकोर कप का संबंध लॉन टेनिस के किन खिलाड़ियों से है, महिला खिलाड़ी से या फिर पुरुष खिलाड़ी से, तो आप सीधा याद करेंगे त्रावणकोर का संबंध महिला खिलाड़ियों से है, याद रखिए। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। चलो प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन कौन से हैं इन पर भी अपन चर्चा कर लेते हैं। तो प्रसिद्ध खिलाड़ी लॉन टेनिस को लेकर देखिए आप सभी चर्चित होंगे उनसे, है ना। पुरुष खिलाड़ी का अगर नाम है तो पुरुष खिलाड़ी की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट पहले तो राफेल नडाल है। कौन है भाई? राफेल नडाल। याद रखना राफेल नडाल का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, है ना। ये जादूगर हैं लॉन टेनिस के। दूसरे हैं रोजर फेडरर। इसके बाद में नोवाक जोकोविच, है ना, आंद्रे अगासी, डोमिनिक थिएम, एंडी मुरे, विजय अमृतराज, लिएंडर पेस, है ना। ये भारतीय हैं लिएंडर पेस। कई लोग समझ बैठते हैं कि ये भारत के नहीं, लिएंडर पेस भारतीय, है ना। महेश भूपति, रोहन बोपन्ना और सुमित नागल, ये इंपॉर्टेंट पुरुष खिलाड़ी हैं, आपको याद रखना है। और वहीं अगर मैं बात करूं महिला खिलाड़ी की, तो महिला खिलाड़ियों में जो है एक रशियन प्लेयर है जिनका नाम है मारिया शारापोवा, है ना, और बिली जीन किंग, मार्टिना हिंगिसी, मार्टिना नवरातिलोवा, नाओमी ओसाका, सेरेना विलियम्स और एक रश्मि चक्रवर्ती, है ना, सानिया मिर्जा और अंकिता रैना। याद रखिए इनका संबंध क्या है? इनका संबंध है आपका लॉन टेनिस से। ये लॉन टेनिस के इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, ये हमको याद रखना है। अब हमको सबसे इंपॉर्टेंट बात करनी है, याद रखिएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करनी है जिसका मुझे इंतजार था और जिसका शायद आपको भी इंतजार होगा, और उसका नाम है ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट, जो कि लॉन टेनिस से ही संबंधित है। तो आइए ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट की कुछ विशेषताएं बताऊं। याद रखिएगा, देखो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में जो चैंपियनशिप होती है, इसकी अपन बात करेंगे कि कौन कौन सी चैंपियनशिप का यहां पर आयोजन किया जाता है। इसके बाद में उसमें कोर्ट कैसा होता है, किस तरह के कोर्ट में खेला जाता है, अलग अलग तरह के कोर्ट होते हैं, है ना। इसे जो है साल के किस महीने में इसका आयोजन किया जाता है, इस ट्रॉफी का आयोजन किया जाता है, इस ओपन का स्थान कौन सा होता है और इसकी शुरुआत कब हुई है, इसकी भी अपन लोग बात करेंगे। तो आइए जानते हैं सबसे पहले किस ओपन के बारे में, ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में, क्योंकि ये साल के सबसे प्रथम माह में आयोजित किया जाता है, इसलिए सबसे पहले हम ऑस्ट्रेलियन ओपन की ही यहां पर बात करेंगे, है ना। तो यहां पर आपको एक जो है ट्रिक भी आपको याद रखनी चाहिए, है ना। कितने ओपन है यहां पर अपन देखो, 1 2 3 4 हैं, जिसमें सबसे पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन है। सबसे पहला लेटर कौन सा आता है एबीसीडी में? ए, और ए से अब बन जाएगा ऑस्ट्रेलिया। सबसे पहला महीना कौन सा आता है? जनवरी, उसके बाद फरवरी, तो जनवरी फरवरी में के महीने में कितना आसान रहा, याद रखिए। तो आप सबसे साल में सबसे पहले होने वाली प्रतियोगिता तो आप यूं चुटकियों में बता देंगे, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, और जनवरी, पहला महीना जनवरी। तो देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन की अगर मैं बात करूं तो यह खेला जाता है हार्ड कोर्ट में। याद रखिएगा हार्ड कोर्ट का मतलब जो कोर्ट होता है उसकी जो सरफेस होती है वो एकदम टफ होती है। ये इसका मतलब ये समझ जाइए कि सीमेंटेड हो सकती है, टाइल्स वाली हो सकती है, हालांकि सीमेंटेड रहती है ना। तो हार्ड कोर्ट रहता है, आपको याद रखना। जनवरी फरवरी में के माह में खेला जाता है। स्थान होता है मेलबर्न, और 1905 में इसकी क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी दोस्तों। कब की गई थी? 1905 में इसकी शुरुआत की गई थी। अब बात करते हैं दूसरा जो है वो फ्रेंच ओपन है बच्चों। कौन सा ओपन है? फ्रेंच ओपन है, याद रखिएगा। और ये खेला जाता है क्ले कोर्ट में। क्ले कोर्ट यानी कि मिट्टी का कोर्ट, नीचे हार्ड कोर नहीं रहेगा, नीचे मिट्टी मिलेगी आपको, मिट्टी, याद रखिएगा। और ये मई जून में खेला जाता है। कब खेला जाता है बच्चों? मई जून में खेला जाता है। और आपको पता है फ्रेंच ओपन है तो जाहिर सी बात है फ्रेंच की राजधानी यानी कि फ्रांस की राजधानी पेरिस, है ना। तो पेरिस में इसका मुख्यालय है। और 1891 में इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी मिट्टी में खेलने वाले टेनिस की। इसके बाद अपन बात करेंगे विंबलडन ओपन की। विंबलडन ओपन, याद रखिए विंबलडन ओपन सबसे पुराना है। अगर मैं बात करूं विंबलडन की तो विंबलडन ओपन सबसे पुराना है। और विंबलडन कहां पर पड़ता है आप याद रखना, ये ब्रिटेन में पड़ता है, इंग्लैंड में पड़ता है। अब यहां पर आप याद रखिएगा ग्रास कोर्ट की यहां पर यूज किया जाता है, घास के मैदान में खेला जाता है। जून जुलाई में खेला जाता है। और लंदन में जो है स्थान इसका लंदन है, 1877 यानी कि सबसे पुराना है। और
और लास्ट में अपन बात करेंगे यूएस ओपन की। यूएस ओपन ये भी हार्ड कोर्ट में खेला जाता है, याद रखिएगा। अगस्त सितंबर इसका टाइम है, न्यूयॉर्क शहर इसका स्थान है, 1881 है ना। तो 1881 में यूएस ओपन की शुरुआत की गई थी। तो ये 4 तरह के ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट हैं, ये आपको याद रखना है। इनकी कॉमन सी विशेषताएं होती है, उन विशेषताओं पे आपको नजर डालनी है। जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। कोर्ट की सतह हार्ड कोर्ट, क्ले कोर्ट, ग्रास कोर्ट, हार्ड कोर्ट, ये आप ओपन के हिसाब से आप देख लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। देखो आगे अगर अपन बढ़े तो लोकप्रिय शब्दावली की बात करें तो लोकप्रिय शब्दावली में लोग प्रायः मेजर 4 टेनिस टूर्नामेंट जैसे ग्रैंड स्लैम में संदर्भित करते हैं, लेकिन वास्तव में इन्हें ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट कहा जाता है। अब अपन बात करते हैं ग्रैंड स्लैम की बात करें तो ग्रैंड स्लैम या कैलेंडर स्लैम एक ही कैलेंडर वर्ष में समान इवेंट में सभी 4 प्रमुख चैंपियनशिप जीतना है। यानी एक कैलेंडर वर्ष में, एक ही कैलेंडर वर्ष में समान इवेंट। जैसे मान लो ऑस्ट्रेलियन ओपन की अपन बात करें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 और 2022 में एक बार और ऑस्ट्रेलियन ओपन अगर खेल लिया जाए तो हम उसे कहते हैं, उस प्रतियोगिता को ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कहते हैं। नॉन ग्रैंड स्लैम की अगर बात करूं, यदि कोई खिलाड़ी सभी 4 प्रमुख चैंपियनशिप लगातार जीतता है लेकिन एक ही कैलेंडर वर्ष के भीतर नहीं, तो आप याद रखो नॉन कैलेंडर ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। और ग्रैंड स्लैम किसे कहा जाता है कि एक ही साल में सभी 4 चैंपियनशिप को जीत ले कोई भी खिलाड़ी। याद रखिएगा इसका सही मीनिंग क्या होता है। कोई भी खिलाड़ी, जैसे मैं एक लॉन टेनिस का खिलाड़ी हूं और मैंने एक साल में जो अलग अलग महीनों में 4 प्रतियोगिताएं होती है, मैंने चारों के चारों जीत ली। ऑस्ट्रेलियन ओपन भी मैंने जीत लिया, फ्रेंच ओपन भी मैंने जीत लिया, और आपका विंबलडन ओपन भी मैंने जीत लिया, और आपका जो यूएस ओपन भी मैंने जीत लिया। चारों के चारों जीत लिए तो मैं क्या बन जाऊंगा, मैं बन जाऊंगा ग्रैंड स्लैम। अगर मैंने मान लो मैंने चारों के चारों प्रतियोगिता जीती है लेकिन एक ही वर्ष में नहीं, अलग अलग टाइम पे जीती है, तो मैं कहलाऊंगा नॉन कैलेंडर ग्रैंड स्लैम। और करियर ग्रैंड स्लैम की अगर बात करूं तो करियर के दौरान किसी भी समय 4 मेजर चैंपियनशिप जीतना, जैसे राफेल नडाल के द्वारा जीता गया था, तो उसे करियर ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। चलिए अब बात करते हैं अपन सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाले व्यक्ति की। तो सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम का खिताब जीतने वाले कौन है, तो सबसे पहले अगर अपन पुरुष एकल की अगर बात करें तो राफेल नडाल है ना, ये स्पेन के हैं और इन्होंने 22 बार ग्रैंड स्लैम जीता है। कितने बार जीता बच्चों, 22 बार ग्रैंड स्लैम। यानी साल में होने वाली जो प्रतियोगिताएं होती हैं सारी प्रतियोगिताएं जीती है। वहीं अपन बात करते हैं नोवाक जोकोविच, सर्बिया के हैं, सर्बिया के, इन्होंने 21 बार ग्रैंड स्लैम जीता है। चारों के चारों प्रतियोगिताएं साल भर की इन्होंने 21 बार जीती है, याद रखिएगा। रोजर फेडरर की अगर मैं बात करूंगा तो ये स्विट्जरलैंड के हैं और इन्होंने जो है 20 बार सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीतने वाले। तो आप याद रखिएगा राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, रोजर फेडरर, है ना, याद रखिए। महिला एकल की अगर बात करें तो महिला एकल में मार्गरेट कोर्ट ऑस्ट्रेलिया की हैं 24, और सेरेना विलियम्स जो है यूएसए 23, स्टेफी ग्राफ जर्मनी 22, याद रखिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपन लोग जो है इसकी अपन 2000 रिसेंटली जो अभी खेले गए हैं, है ना, प्रतिस्पर्धाएं, उसकी अपन बात करते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष में नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं, 9 खिताब अपने नाम किए। महिला में अगर बात करें मार्गरेट कोर्ट, है ना, ये ऑस्ट्रेलिया की हैं, 11 खिताब अपने नाम किए। तो आप याद रखिएगा नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है और मार्गरेट कोर्ट ने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है, याद रखिएगा। ठीक है, मार्गरेट कोर्ट ने भी जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है, याद रखिएगा। यूएस ओपन की बात करें तो रिचर्ड सीयर्स जो कि यूएसए के हैं, इन्होंने यूएस ओपन जीता है, और मोल्ला मैलोरी ये भी यूएसए की हैं, इन्होंने 8 खिताब अपने नाम किए हैं। फ्रेंच ओपन की अगर बात करें तो राफेल नडाल हैं स्पेन के, इन्होंने 14 खिताब अपने नाम किए हैं। और महिला में अगर बात करें फ्रेंच ओपन में तो क्रिस्टीना एवर्ट हैं यूएसए की, इन्होंने 7 खिताब अपने नाम किए हैं। अगर मैं विंबलडन ओपन की बात करूं तो पुरुष में रोजर फेडरर हैं जो कि स्विट्जरलैंड के हैं, 8 खिताब अपने नाम किए हैं। और महिला की अगर बात करूं मार्टिना नवरातिलोवा, ये यूएसए की है, इन्होंने 9 अपने नाम किए हैं। अब मैं बात करता हूं ओलंपिक में टेनिस की। तो आइए देखते हैं भाई ओलंपिक खेल में टेनिस की अगर बात की जाए तो ओलंपिक खेल में टेनिस का कैसा क्या है। तो ओलंपिक में टेनिस को कब शामिल किया गया, 1896 में, 1896 में। कब शामिल किया गया बच्चों, 1896 में। एक बार और अच्छे तरीके से आप इसमें नजर डाल लीजिए, ओलंपिक में शामिल किया गया 1896 में,
और इसको स्थगित किया गया था 1928 में, पुनः पूर्ण रूप से शामिल किया गया इसको 1988 में। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 की अगर मैं बात करूं तो जो कि टोक्यो में आयोजित हुआ था, है ना, इसमें कोर्ट की सतह कठोर थी यानी हार्ड थी। जब पुरुष एकल की बात करूं तो अलेक्जेंडर ज़वेरेव जर्मनी, है ना, और महिला एकल में जीता है वेलिंडा वेंसिक जो कि स्विट्जरलैंड की है। भारत की स्थिति की अगर मैं बात करूं तो पुरुष एकल में सुमित नागल है और महिला एकल में सानिया मिर्जा, अंकिता रैना है, और भारत के एक लिएंडर पेस हैं, ये कांस्य पदक विजेता है जिन्होंने 1996 में ओलंपिक खेल में कांस्य पदक को जीता था, याद रखिएगा। चलो अब बात करते हैं अपन लोग व्हील चेयर टेनिस। क्या व्हील चेयर में बैठे हुए खिलाड़ी क्या टेनिस खेल सकते हैं? बिल्कुल खेल सकते हैं। यहां पर उनके लिए एक अलग से खेल बनाया गया है जिनको हम कहते हैं व्हील चेयर टेनिस। तो आइए जानते हैं इस व्हील चेयर टेनिस के बारे में। इसका गवर्नेंस बॉडी जो होती है अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ ही होती है ना। पैरालंपिक 2020 में मेजबान शहर जो टोक्यो जापान था, है ना, इसमें पुरुष एकल में विजेता शिंगो कुनिएडा जापान, शिंगो कुनिएडा, याद रखिए शिंगो कुनिएडा जो जापान के हैं, और महिला एकल में डी ग्रूट जो कि नीदरलैंड के हैं। और पैरालंपिक में शामिल अगर मैं बात करूं 1992 में तो ये बार्सिलोना में शामिल हुआ था, और व्हील चेयर कार्यक्रम रखने वाला पहला देश कौन सा है? फ्रांस है 1980 का। तो ये सारे फैक्चुअल पॉइंट आप लोगों को याद रखने हैं। अब देखो अगर बात करते हैं टेनिस की, तो टेनिस में कौन कौन से कप होते हैं? एक होता है हॉकमैन कप, ये मिक्स्ड टीम टेनिस टूर्नामेंट है ना। इसका पहला संस्करण जो है 1989 का हुआ था। सर्वाधिक खिताब यूएसए ने जीते, अब तक 6 खिताब जीत चुके हैं, ठीक है। वहीं अपन बात करते हैं डेविस कप की, तो टेनिस में पुरुष वर्ग की टीम की प्रतियोगिता होती है। पहला संस्करण इसका सन 1900 में हुआ था। सर्वाधिक खिताब इसका यूएसए ने 32 जीता है। भारत 3 बार उपविजेता रह चुका है, 1966 में, 1974 में और 1987 में, है ना। इसके बाद बिली जॉन किंग कप की अगर मैं बात करूं तो पूर्व में से फेड कप महिला टेनिस की टीम प्रतियोगिता कहा जाता था। पहला संस्करण इसका 1963 में हुआ। सर्वाधिक खिताब यूएसए ने जीता, 18 खिताब अपने नाम किए हैं। चलिए अब अपन बात करते हैं भाई, हम अलग अलग जो है प्लेयर्स की बात करते हैं, अलग अलग प्लेयर्स की बात करते हैं। यहां पर मैं कुछ चीजें जूम करूंगा आपके सामने, जैसे हम विशिष्ट तथ्य की अगर अपन बात करें तो जूम करके मैं एक एक तथ्य को आपके सामने उजागर करूंगा। आइए बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, है ना, अगर ये देखिए, अगर विंबलडन चैंपियनशिप के प्रथम विजेता की बात करें तो स्पेंसर गोर जो कि यूके के हैं 1877। गोल्डन स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी स्टेफी ग्राफ हैं जो कि 1988 में इन्होंने जीता था। एक साल में 4 प्रमुख चैंपियनशिप जीतने वाले प्रथम टेनिस खिलाड़ी तो डॉन बज हैं जो कि यूएसए के हैं वर्ष 1938 में। विंबलडन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन हैं? तो गौस मोहम्मद हैं जिन्होंने 1939 में ये खिताब अपने नाम किया, यानी पहले भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं जो कि विंबलडन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे थे। विंबलडन एकल सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय टेनिस खिलाड़ी तो आप याद रखना रामनाथ कृष्णन है 1960 और 1961 में। टेनिस में व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय वो है लिएंडर पेस जो कि अटलांटा ओलंपिक में इन्होंने 1996 में जीता था, है ना। अब जो है अपन आगे की अगर मैं बात करूं, अगर मैं आगे की बात करूं तो आगे और भी अपन फैक्ट देखते हैं, जैसे अपन बात करें भारत की पहली WTA टूर्नामेंट विजेता, भारत की पहली WTA टूर्नामेंट विजेता वो कौन है? सानिया मिर्जा। टेनिस ग्रैंड स्लैम जीतने वाले प्रथम भारतीय महेश भूपति हैं, फ्रेंच ओपन मिश्रित युगल में 1997 में जीता है इन्होंने। भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो कि 1999 में 4 ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचे और 2 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, ये लिएंडर पेस हैं और महेश भूपति। ग्रैंड स्लैम जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो सानिया मिर्जा है जिन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन में 2009, है ना। महेश भूपति के साथ मिश्रित युगल में इन्होंने जीता है, महेश भूपति के साथ जीता, याद रखिएगा। अब आपको देखना है कि आप जानते हैं गोल्डन स्लैम एक खिलाड़ी जो एक ओलंपिक या पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीतता है और एक ही वर्ष में सभी 4 प्रमुख जो है जीतता है, उसे गोल्डन स्लैम कहा जाता है। यानी एक ही वर्ष में चारों की चारों प्रतियोगिताएं जीत ले तो, ठीक है। WTA खिताब जीतने वाली युगल रैंकिंग 2021 में शीर्ष 100 में प्रवेश करने वाली भारत की दूसरी महिला खिलाड़ी है अविंता रैना, ठीक है। और व्हील चेयर में 2 ग्रैंड स्लैम डायलन एल्कॉन्ट
ऑस्ट्रेलिया जो है की है। 2021 में इन्होंने ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाले एकमात्र पुरुष खिलाड़ी हैं डीजे ग्रूट। तो यहां पर ये कुछ फैक्चुअल पॉइंट है जो आपको याद रखना है। चलिए अब बात करते हैं यहां पर लॉन टेनिस के बाद में एथलेटिक्स की। आपको डिटेल में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने आप लोगों को सीधा बताया है कि आप लोगों को याद क्या रखना है। लॉन टेनिस में जो चारों मैंने आपको कोर्ट बताए हैं, कब कब ये जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन ओपन, फ्रेंच ओपन और यूएसए ओपन कब कब चालू हुए हैं, इनमें किन किन कोर्ट का यूज किया जाता है वो आपको याद रखना है, और इसका मुख्यालय आपको याद रखना है ना। तो ये चीजों पर आपको विशेष तौर पे फोकस करना है, और कुछ खिलाड़ियों के नाम और कुछ शब्दावलियां आप याद रख लेंगे, आपका काम इतने में हो जाएगा, है ना। हालांकि हमने डिटेल में पूरा का पूरा अध्ययन किया है, लेकिन आप इन चीजों पर जो मैंने आपको बताया उन चीजों पर आपको ज्यादा फोकस करना है, याद रखिए। चलिए अब बात करते हैं अपन लोग किसकी, एथलेटिक्स की बात करते हैं। तो एथलेटिक्स की बात करते हैं, ध्यान देखिए एथलेटिक्स, है ना। तो आइए बात करते हैं एथलेटिक्स की, है ना। चलिए एथलेटिक्स की हमको बात करना है, तो बात करते हैं अपन एथलेटिक्स की। तो एथलेटिक्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो एथलेटिक्स में आप देखिए, एथलेटिक्स को ट्रैक और फील्ड खेल भी कहा जाता है। ट्रैक में आप दौड़ते हैं, साइकिलिंग करते हैं, और दौड़ भी कई तरह की होती है ना। एक जंप वाली दौड़ होती है ना, और एक सिंपल रनिंग होती है। इस खेल में दौड़ने, चलने, कूदने, फेंकने की विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं शामिल हैं, और फेंकने की भी प्रतियोगिताएं शामिल है। ये भाला फेंक एथलेटिक्स में आ जाता है, गोला फेंक एथलेटिक्स में आता है, तवा फेंक एथलेटिक्स में आता है, ठीक है। रनिंग एथलेटिक्स में आता है, रनिंग भी 2-3 प्रकार की होती है, ये सारी चीजें, है ना। इसकी उत्पत्ति प्राचीन ओलंपिक में ही इसकी उत्पत्ति हो गई थी, 776 ईसा पूर्व। याद रखिएगा, ईसा के जन्म से 776 साल पहले, 776 ईयर एगो इसकी स्थापना जो है हो चुकी थी, याद रखना। गवर्नेंस बॉडी की अगर अपन बात करें तो इनकी जो गवर्नेंस बॉडी है उसका नाम है वर्ल्ड एथलेटिक्स इंटरनेशनल, है ना। 2019 से इसका नाम किया गया है। एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन, है ना, 2019 से। इसका गठन 1912 में किया गया है, 1912 में किया गया है। नाम में थोड़े से बदलाव 2019 में किए गए। अब आपसे बोला जाए कि इसका मुख्यालय कहां पर है, तो मोनाको में, याद रखना। एमपीपीएससी 2019 का ये क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आईएएएफ का मुख्यालय कहां पर है, आईएएएफ का मुख्यालय कहां पर है, यानी एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन, एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन, है ना, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन। इसकी स्थापना 1912 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, मोनाको में। कहां पर है बच्चों, मोनाको में इसका मुख्यालय है, याद रखना। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, सेबेस्टियन कोए। कौन है भाई, सेबेस्टियन कोए इसके अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा। अब आपसे बोला जाए आधुनिक एथलेटिक्स जैसे कि आज अभ्यास किया जाता है 19वीं शताब्दी की शुरुआत में इंग्लैंड में, ठीक है। चलो ओलंपिक एथलेटिक्स कार्यक्रम की अगर अपन बात करें, देखिए ओलंपिक एथलेटिक्स की अगर अपन बात करें तो एक तो होती है स्प्रिंट दौड़, जो 100 मीटर की होती है, 200 मीटर की होती है, 400 मीटर की होती है ना। इसमें 8 रनर भी होते हैं, सभी अलग अलग लेन में होते हैं। आपने देखा होगा मिल्खा सिंह वाली पिक्चर में भी आपने देखा होगा, लाइनें बनी रहती है, हर एक लाइन में जो है खिलाड़ी रहते हैं, खड़े रहते हैं इस तरह से, और जैसे ही इशारा मिलता है फिर वो दौड़ लगाना चालू करते हैं, ठीक है। तो 8 रनर रहते हैं, सभी अलग अलग लेन में होते हैं। स्टार्टिंग गन बजाने के बाद स्प्रिंट फिनिश लाइन तक जाना होता है, याद रखिए।
बाधा दौड़ की अगर बात करें तो ये बाधा दौड़ में मतलब आप उसी तरह से दौड़ रहे हैं लेकिन बीच में बेरिंग होती है जिसमें कूद कूद के आपको जो है दौड़ना पड़ता है, याद रखिएगा। बाधा दौड़ कहा जाता है इसको। 110 मीटर और 110 मीटर या 400 मीटर की प्रतियोगिता होती है। समान दूरी पर स्प्रिंट के समान प्रारूप है, सिवाय इसके कि धावक को फिनिश लाइन तक पहुंचने से पहले बाधाओं पर कूदना पड़ता है। फिनिश लाइन से पहले 10 बाधाएं होती है, याद रखिएगा। अब मैं बात करता हूं रिले दौड़ की। तो रिले दौड़ क्या होती है? आप जैसे दौड़ रहे हैं तो आपका एक सपोर्टर भी सामने खड़ा रहेगा, आपको दौड़ना है हाथ में लेकर, है ना, और जो हाथ में लेकर आप दौड़ रहे हैं उसको आगे वाले को दे देना है, फिर आगे वाला दौड़ेगा। इसको कहा जाता है रिले। तो रिले आप याद रखिएगा 400 मीटर की प्रतियोगिता होती है। रिले दौड़ में प्रत्येक देश के 4 धावक शामिल होते हैं जो कि हाथ में बैटन लेकर बैटन लेकर समान दूरी पर दौड़ते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं भाई। आगे अगर देखा जाए तो हाँ, स्टीपल चेस क्या होता है? 3000 मीटर स्टीपल चेस सर्वाधिक प्रचलित है। ये फिक्स्ड बैरियर और वाटर जंप है, याद रखिएगा। वाटर जंप है एक प्रकार से। 28 फिक्स्ड हर्डल्स और 7 वाटर हर्डल्स है, याद रखिए। और इसके बाद अपन अगर बात करते हैं मैराथन, ओलंपिक में सबसे लंबी दौड़ मैराथन की अगर अपन बात करते हैं तो देखते हैं सबसे लंबी दौड़ कितनी होती है। मैराथन ओलंपिक में लंबी दौड़ वाला खेल है जिसमें मैराथन करने वाले खिलाड़ी होते 26 मील की दूरी तय करना होता है और सड़क मार्ग पर करना होता है। 385 गज यानी कि 42 किलोमीटर लंबी ये प्रतियोगिता होती है, याद रखिएगा। चलो आगे देखते हैं भाई, है ना। इसी में आता है आपका एथलेटिक्स में जंप, यानी कि लॉन्ग जंप, हाई जंप, है ना, ये आता है। त्रिकूद, ट्रायल, है ना, जंप, और एक पोल वॉल्ट आता है। तो सबसे पहले अपन ऊंची कूद की बात करते हैं। तो आपने कई बार एथलेटिक्स खिलाड़ियों को जो है आपने देखा होगा, टीवी में इस तरह की प्रतियोगिता देखी होगी, ऊंची कूद, है ना। तो ऊंची कूद के लिए ऊपर एक डंडा लगा रहता है और प्रतिभागियों को एक रन अप लेकर 4 मीटर लंबी पट्टी के ऊपर से कूदना होता है। मतलब आप थोड़ा दौड़ के आए, फिर उसके बाद ऊंची कूद करनी है, वो भी 4 मीटर ऊंची एक पट्टी लगी रहती है, उसको छलांग मार के जो है पार करना है आपको, याद रखिए। तब आप माने जाएंगे कि आपने इस प्रतियोगिता को चेज किया है, याद रखिए। इसके बाद अपन बात करते हैं लॉन्ग जंप की। अगर बात करें, है ना, लॉन्ग जंप की, ये अपन ने हाई जंप की बात की, अब लॉन्ग जंप की अपन बात करें, लंबी कूद की। तो प्रतिभागी को रनवे के साथ स्प्रिंट करते हैं और खुद को लकड़ी के बोर्ड से सैंडपिट, बालू की सतह पर कूदते हैं। यानी यहां पर आप दौड़ते हुए आए और यहां से आपने जंप लगाई और ये बढ़े आप आगे, है ना। यहां पर रेत रहती है और आपको देखा जाता है कि आपने पैर कहां पर रखा है, यानी कि आप वहां तक कूदे हैं, है ना। तो कितना मीटर आप कूदे हैं वो आपका रिकॉर्ड तय किया जाता है ना। बालू की सतह पर कूदना होता है। ट्रिपल जंप की अगर मैं बात करूं तो इसमें 3 कदम शामिल हैं, है ना। हाफ स्टेप और जंप, हाफ स्टेप जंप, इसमें 3 कदम शामिल हैं। तो इस तरह के है। अब एथलेटिक्स में और भी प्रतियोगिताएं होती है जिनकी अपन बात करेंगे। तो मैं यहां पर सबसे पहले जूम कर देता हूं। जूम करने के बाद सबसे पहले मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं भाला फेंक के बारे में। सबसे पहले मैं बताने वाला हूं आपको भाला फेंक के बारे में। भाला फेंक, जिसको जैवलिन थ्रो भी कहा जाता है, प्रतिभागी भाले को उठाकर रनअप लेते हुए सिर के करीब से उठाकर नुकीले हिस्से को मैदान में फेंकता है ना। खास तौर से पुरुष की प्रतियोगिता होती है। वजन 800 ग्राम से कम नहीं होता भाले का। लंबाई भाले की जो है 2.6 से 2.7 मीटर तक होती है। इसका वजन होता है 600 ग्राम तक का, है ना। मतलब पीछे से हल्का सा हिल रहा होता है डंडा और इसको जोर से फेंका जाता है और ये इस तरह से जोर के दूर तक जाता है। और कितने दूर तक आप फेंकते हैं उसका तय किया जाता है कि कितना मीटर आपने फेंका है। ठीक वैसे ही डिस्क थ्रो होती है। एक प्लेट रहती है, एक छोटी प्लेट रहती है, उसको हाथ से यूं इस तरह से मोड़कर पकड़ना होता है, यहां पर इस तरह से, और यूं करके इस तरह से और दूर तक फेंकना होता है उसको, इस तरह से, है ना। तो प्रतिभागी धातु की बनी हुई डिस्क को फेंकने से पहले 2.5 मीटर व्यास के घेरे में 1.5 चक्कर लगाता है। मतलब आपको यूं करके 1.5 बार घूमना है और फिर फेंकना है आपको, इस तरह से 1.5 चक्कर लगाता है। और पुरुष की अगर मैं बात करूं तो वजन इसका जो है प्लेट का 2 ग्राम होता है, 2 किलोग्राम होता है। व्यास उसका 22 सेंटीमीटर का होता है
और महिला में अगर मैं बात करूं तो वजन होता है डिस्क का वो 1 किलोग्राम होता है और उसका जो डायमीटर होता है वो 18 सेंटीमीटर का होता है। अब चलिए अपन बात करते हैं भाई एथलेटिक्स के, अपन ने भाला फेंक की बात की और अब बात करते हैं अपन किसकी, अब बात करते हैं अपन जो है और भी प्रतियोगिताओं की, जैसे हम हैमर थ्रो की बात करते हैं, हैमर थ्रो, ठीक है। तो हैमर थ्रो की अगर बात करें तो एक लोहे का बना हुआ एक गोला रहता है जिसमें जंजीर बंधी रहती है, उसको हाथ से पकड़कर अपने हाथ से घुमाकर फेंकना होता है दूर, इसको हैमर थ्रो कहा जाता है। प्रतिभागियों द्वारा धातु की चेन से धातु की बनी गेंद को फेंकना होता है। 2.135 मीटर व्यास के घेरे के भीतर में रहकर आपको फेंकना होता है। गेंद का वजन 7.26 किलोग्राम का होता है और महिला अगर फेंक रही है तो वो 4 किलोग्राम का गोला होता है, याद रखिएगा 4 किलो का। शॉर्ट पुट की अगर मैं बात करूं, गोला फेंक की बात करूं, तो प्रतिभागियों को जहां एक तक संभव हो सके धातु की गेंद को मैदान में फेंकना होता है। शॉट एथलीट के कंधे पर के नीचे से नीचे नहीं होना चाहिए। 6 प्रयासों में से किसी प्रयास के दौरान और एक चिन्हित 35 डिग्री क्षेत्र के अंदर फेंकना होता है। मतलब बहुत भारी बॉल रहती है और आपको कंधे पर रखना होता है और कंधे पर लेकर इस तरह से और यूं आपको फेंकना होता है, कंधे से ही आपको फेंकना होता है। ये आपको थोड़ा सा इस गेम का एक रूल है, याद रखिएगा। चलो अब आगे देखते हैं भाई, महिला हेप्टाथलॉन की बात करते हैं, महिला हेप्टाथलॉन की बात करते हैं। इसमें अगर मैं बात करूं तो प्रथम दिन में 100 मीटर बाधा, ऊंची कूद, गोला फेंक और 200 मीटर तक होता है। दूसरे दिन में लंबी कूद, भाला फेंक और 800 मीटर तक होता है। हेप्टाथलॉन इसको कहा जाता है, याद रखिएगा। ये संयुक्त कार्यक्रम है, पूरा एक साथ होने वाला। पुरुष डेकाथलॉन की बात करूं तो यहां पर 10 आयोजन होते हैं। पहले दिन में 100 मीटर लंबी कूद, गोला फेंक, ऊंची कूद 400 मीटर और दूसरे दिन में 110 मीटर बाधा दौड़, फिर डिस्क थ्रो, पोल, भाला फेंक, ये सारे गेम्स होते हैं आपके। अब अपन बात करते हैं एथलेटिक्स में भारत की अगर बात करें तो एथलेटिक्स में अगर मैं भारत की बात करूं, है ना, तो एथलेटिक्स में भारत की अगर बात की जाए तो परिचय जहां तक अगर देखा जाए कि भाई क्या परिचय है, तो आप याद रखना एथलेटिक्स में भारत की बात करें तो ब्रिटिश शासन के दौरान इसकी शुरुआत हुई थी, याद रखना। गवर्नेंस बॉडी की अगर मैं बात करूं तो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया 1946, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है, नई दिल्ली में है। प्रमुख एथलेटिक्स खिलाड़ी की अगर बात करूं तो पुरुष खिलाड़ी है मिल्खा सिंह, नीरज चोपड़ा, गुरबचन सिंह रंधावा और श्री राम सिंह, माखन सिंह, जिनसन जॉनसन, देवेंद्र झाझरिया, मरियप्पन थंगावेलु, है ना। और प्रमुख एथलेटिक खिलाड़ी कौन कौन सी, महिला की अगर बात करें तो पीटी उषा है, अंजू बॉबी जॉर्ज हैं, हेमा दास है, द्युति चंद है, दीपा मलिक हैं, कृष्णा पुनिया हैं, मंजीत कौर हैं, कमलप्रीत कौर हैं। ये सारे के सारे खिलाड़ी जो हैं ये प्रमुख खिलाड़ी माने जाते हैं, ठीक है। अब एथलेटिक्स में अपन बात करते हैं, एथलेटिक्स में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले कुछ खिलाड़ी, तो आप याद रखिएगा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले खिलाड़ियों में 100 मीटर दौड़ में अमीय कुमार मलिक, जिन्होंने 10.26 सेकंड में जो है 100 मीटर जो है दौड़ को पार किया है। और महिला में अगर बात करें रिकॉर्ड बनाने वाली तो द्युति चंद हैं, जिन्होंने 11 सेकंड में ये दौड़ पार की है। 400 मीटर दौड़ की अगर बात करें तो मोहम्मद अनस हैं, जिन्होंने 45 सेकंड में 400 मीटर की दौड़ की है, 45 सेकंड में। और महिला की अगर बात करूं तो हेमा दास ने 50 सेकंड के अंदर जो है ये पार की है। 800 मीटर दौड़ की अगर बात करूं तो जिनसन जॉनसन है, जिन्होंने 1 मिनट 45 सेकंड में जो है ये 1 मिनट 45 सेकंड के ड्यूरेशन के टाइम पे जो 800 मीटर दौड़ को जो है पार किया है। और महिला की अगर मैं बात करूं तो टिंटू लुका, है ना, इन्होंने 1 मिनट 59 सेकंड में ये पार किया है। मैराथन की अगर अपन बात करें तो मैराथन में शिवनाथ सिंह ने मैराथन 2 घंटे 12 मिनट, है ना, और महिला में ओपी जैसा इन्होंने 2 घंटे 34 मिनट में ये पार की है। ऊंची कूद की अगर अपन बात करें तो ऊंची कूद में तेजस्विनी शंकर हैं, जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है ना, और सुहाना कुमारी ने महिला में जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। पोल वॉल्ट में अगर बात करें तो सुब्रमण्य शिव ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और महिला में वीएस सुरेखा ने बनाया है। लंबी कूद की बात करूं तो उसमें मुरली श्री शंकर ने बनाया है और अंजू बॉबी जॉर्ज ने महिला में बनाया है। गोला फेंक की अगर बात करें तो तेजिंदर पाल सिंह तूर, है ना, इन्होंने गोला फेंक में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, याद रखिएगा। तेजिंदर पाल सिंह तूर याद रखना है आप सभी को, इनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और महिला की अगर बात करें तो इन्होंने मनप्रीत कौर ने रिकॉर्ड बनाया है।
क्योंकि तेजिंदर पाल सिंह तूर जो है ये अभी रिसेंटली इनको अवार्ड भी मिला है, तो आप लोगों को याद रखना है, इनका नाम पूछा भी जा सकता है। डिस्क थ्रो की अगर बात करें तो विकास गौड़ा है ना, इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, और कमलप्रीत कौर इन्होंने भी जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। भाला फेंक में अगर अपन बात करें तो देखिए, भाला फेंक की अगर बात की जाए तो आप सभी को पता है कि अभी हाल फिलहाल में कुछ ही समय पहले ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाने वाले नीरज चोपड़ा जी हैं, और नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो आइए जानते हैं इनके वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में। तो आप देखिए भाई, भाला फेंक में नीरज चोपड़ा है, इन्होंने 89.9 मीटर भाला फेंका है। और महिला की बात करें तो अनु रानी है, इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, 63 मीटर के आसपास इन्होंने भाला फेंका है। 3000 मीटर स्टेपल चेस की अगर मैं बात करूं तो अविनाश साबले हैं, है ना, और महिला में पारुल चौधरी हैं स्टीपल चेस की अगर बात करें। अब बात करते हैं एथलेटिक्स से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट कौन कौन से हैं जिन्होंने, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड से संबंधित है। तो आप याद रखिएगा 100 मीटर दौड़ में, आप याद रखिए 100 मीटर दौड़ में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले पुरुष में उसेन बोल्ट हैं, जिन्होंने 9.58 सेकंड में, उसेन बोल्ट जमैका के रहने वाले हैं, याद रखिएगा। 100 मीटर दौड़ में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली महिला है तो ये फ्लोरेंस ग्रिफिथ जोइनर हैं, ये यूएसए की हैं, और ये 10.49 सेकंड में इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। भाला फेंक में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले पुरुष विजेता जैन जेलेजनी 98.48 मीटर चेक रिपब्लिक में के हैं। और अगर मैराथन पुरुष वर्ग में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले तो इलियुड किपचोगे जो कि केन्या के हैं, याद रखिएगा, इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अब विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की अपन बात करते हैं तो इसका आयोजनकर्ता कौन है? इसके आयोजनकर्ता है विश्व एथलेटिक्स। अगर मैं बात करूं तो इसका भारतीय पदक 2 पदक होते हैं, है ना। एक तो 2022 में रजत पदक पाया था नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में, और 2003 में ब्रॉन्ज मेडल पाया था अंजू बाबी जॉर्ज ने, याद रखिएगा। इसका पहला संस्करण जो हुआ था वो 1983 में होता है, द्विवार्षिक होता है वर्ल्ड एथलेटिक्स, और जो है हर 2 सालों में इसका जो है आयोजन किया जाता है। महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य एथलेटिक्स से क्या बाहर निकलते हैं? तो वर्ष 2003 में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रचने वाली अंजू बाबी जॉर्ज एथलेटिक्स लंबी कूद से इनका संबंध है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 3000 मीटर स्टीपल चेंज फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला है ललिता बाबर, है ना। और 2016 में ओलंपिक में एथलेटिक में पहली बार गोल्ड मेडल जीता है किसने? नीरज चोपड़ा ने 87.5 मीटर फेंककर, कई जगह 89 भी लिखा रहता है लेकिन करेक्ट आंसर आपका 87.5 है, याद रखिए। ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय एथलीट गुरनाम सिंह है, याद रखिएगा। प्रथम भारतीय एथलीट गुरनाम सिंह है, और हेनरी रेबेलो है ना। पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है दीपा मलिक, शॉटपुट में इन्होंने जीता है। और जो है एथलेटिक्स में भारत के प्रथम पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता देवेंद्र झाझरिया 2004 में भाला फेंक में। और ट्रैक एंड फील्ड में की रानी किसे कहा जाता है? तो आप याद रखना पीटी उषा को ट्रैक एंड फील्ड की रानी कहा जाता है, याद रखिए, ठीक है। इसके बाद भारत के प्रथम ओलंपिक एथलेटिक पदक विजेता की अगर मैं बात करूं तो नॉर्मन प्रिजार्ट है। सन 1900 में पेरिस ओलंपिक में इन्होंने अवार्ड जीता था। इसके बाद अपन IAAF यानी अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हेमा दास है, जिन्होंने 400 मीटर में जो है जीता है 2018 में। व्यक्तिगत एशियाई स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला एथलीट है कमलजीत संधू 1970 में। किस एथलीट का उपनाम ढिंग एक्सप्रेस है? तो आप याद रखना हेमा दास को ढिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। 1958 के एशियाई खेलों में 200 मीटर और 400 मीटर में स्वर्ण पदक जीतने वाले मिल्खा सिंह है, याद रखिएगा, है ना। तो 200 मीटर में भी इन्होंने जीता है, 400 मीटर में भी इन्होंने गोल्डन मेडल जीता है, याद रखना, मिल्खा सिंह। भारत की सबसे कम उम्र की ओलंपिक धावक कौन थी? पीटी उषा थी, जो कि 16 वर्ष की थी। तो यहां तक हमारा जो है आज का जो है पूरा का पूरा सेशन था। उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन जो है काफी पसंद आया होगा। हालांकि हमने बहुत ज्यादा डिटेल में एथलेटिक्स और की चर्चा की और लॉन टेनिस की चर्चा की। इसके अंदर में से कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको बता दूंगा। आपके जो क्वेश्चंस मैं आपको जब करवाऊंगा तो इनसे रिलेटेड मैं आपको कौन कौन से क्वेश्चन करवाने वाला हूं, है ना, वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि इन चीजों पर आप ज्यादा फोकस करें। जैसे कि मैंने आप लोगों को टेनिस में बताया था कि जो है लॉन टेनिस पर आपको किन चीजों पर आपको जो है मेनली फोकस करना है, और एथलेटिक्स में भी आपको किन चीजों पर मेनली फोकस करना है। एथलेटिक्स में अभी हाल फिलहाल में एथलेटिक्स में किन किन ने खिताब जीते, जैसे ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने जीता है,
और भी कई अन्य प्रतियोगिताएं होती हैं इसमें, तो उनके नाम आपको याद रखना जिनने रिसेंटली अवार्ड जीते हैं, ठीक है। और कुछ बेसिक सी जानकारी, जैसे पुराने जो फेमस भारतीय खिलाड़ी जैसे पीटी उषा की अगर बात कर लें तो पीटी उषा के बारे में है ना, उसेन बोल्ट के बारे में मैं आपको बात करना है जो कि जमैका के रहने वाले हैं, बहुत सबसे कम समय पे जो है जो दौड़ने वाले जो है जमैका के उसेन बोल्ट हैं, है ना। और इस तरह के कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन है। इनका शासी निकाय आपको पता करना है कि भाई गवर्नेंस बॉडी कहां पर है। जैसे हमने लॉन टेनिस की अगर बात की थी तो उसका गवर्नेंस बॉडी कौन सी होती है, कौन कौन से ओपन होते हैं, कौन कौन सा ग्राउंड उसमें होता है, कौन कौन से अलग अलग कोर्ट होते हैं, है ना। इस तरह के क्वेश्चन बेसिक से आपको पूछे जाते हैं, तो इनके बारे में आपको चीजें याद रखनी है। तो ये मैं आप लोगों को बता दूंगा कब, जब मैं आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको सेशन काफी पसंद आया होगा। और एक मैं बात आपको और बता दूं बच्चों, अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो बिल्कुल लाइक का बटन दबा दीजिएगा, है ना। नीचे कमेंट अपना ड्रॉप करिए, अच्छा है बुरा है दोनों कमेंट आप ड्रॉप करिए, है ना। आपका सजेशन हमारे सराखों पर रहेगा, है ना। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। आपके सब्सक्राइब कर लेने से क्या है, आप लोगों का ही फायदा होगा, आपको नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी, है ना। अपने दोस्तों के साथ सेशन को शेयर करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, पढ़ाई करते रहिए और सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचते रहिए।